हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज की विशेष चर्चा शुरू करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ओएफएस से। देखिएगा, भारत सरकार ने फैसला लिया है कि एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अंदर सरकार ओएफएस के माध्यम से 1.75% हिस्सा बेचने जा रही है। 2450 रुपये शेयर का बेस प्राइस रखा गया है, यानी कि फ्लोर प्राइस रखा गया है। और गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट की है कि 1.75% हिस्सा और भी बेच सकती है इसके अतिरिक्त, अगर हमारे को बिड मिलती हैं या हम उसका एक स्कोप जो है ओपन रखेंगे। तो कुल मिलाकर एचएएल के शेयर्स में एक अच्छी तेजी जो है पास्ट में देखने के लिए मिली और सरकार उसका फ़ायदा उठाती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से एक दिशा निर्देश हमें मिल रहा है कि जब जब सरकारी कंपनीज के भाव आपको अच्छे मिलेंगे जिन भी शेयर्स के, वहाँ पर ओएफएस की तलवार आपको लटकी हुई मिलेगी, यानी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी जो है कम करती हुई नजर आएगी। तो एचएएल देखिएगा, इसके अंदर एक जो है अब कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए फाइनेंसिंग का एक जरिया बनता हुआ नजर आएगा। तो आज की इस चर्चा के अंदर अगर हम बात करें तो कल हमारी जो चर्चा थी, हम कह रहे थे कि 17,200 और 17,300 इस रेंज में बाजार जाना चाहिए। वहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं। तो बाजार आज जो खुला उसकी जो ओपनिंग हुई वो काफ़ी अच्छी ओपनिंग हम कह सकते हैं, लेकिन जो हमारे पीयर्स हैं उनके सामने कमज़ोर थी और बाजार गया 17,207 तक। लेकिन वहाँ पर बाजार जो है सुबह सुबह ही जो है कुछ क्षणों के अंदर ही वीकनेस का शिकार हो गया और बाजार 10 बजे से पहले ही नीचे की तरफ आता हुआ नजर आया। हालांकि दिन भर के कंसोलिडेशन के बाद बाजार जो है कुल मिलाकर 0.26% की तेजी के साथ बंद हुआ और एक कैंडल रेड कैंडल जो है, एक स्मॉल रेड कैंडल जो है फॉर्म हुई है। और यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि डोजी काइंड ऑफ कैंडल है। देखिएगा, जब 3-4 दिन के अप मूव के बाद ऐसी एक कैंडल बनती है तो ये माना जाता है कि जो मोमेंटम है वो नहीं हो पाया, यानी कि जहाँ बाजार ओपन किया वहाँ से बाजार नीचे बंद हुआ है। यानी कि बाजार खुलने के बाद जो बिग प्लेयर्स हैं या तेजी करने वाले जो प्लेयर्स हैं वो मोमेंटम को जारी नहीं रख पाए। हालांकि हमारा मानना है कि 17,300 तक बाजार जा सकता है। और देखिएगा, हमने यहाँ पे संकेत दिए थे जब बाजार नीचे था, तो हमने कहा था कि हाँ, हम बाजार में एक पुल बैक के लिए प्ले करेंगे। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम एक अच्छी तेजी अभी बाजार में मान रहे हैं। जब तक बाजार 17,300 को पार करके सस्टेन नहीं करता है तब तक हम ये मान रहे हैं कि ये केवल पुल बैक रैली और बाजार यहाँ से रिवर्स करने के संकेत हमें दे सकता है। बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ और टीसीएस, यानी कि आज भी फाइनेंशियल्स का दम था। कल मैंने आपके साथ चर्चा की थी टीसीएस के अंदर, लेकिन टीसीएस की जो पुट का भाव मैंने आपको बताया था वो भाव नहीं था, भाव मात्र 6 रुपये था। लेकिन अगले महीने की जो पुट है, अप्रैल की पुट है, वहाँ पर आप जो है चाहे तो पोजीशंस बना सकते थे। लेकिन अभी मैं कहूँगा कि जब ये 3100 रुपये के नीचे आए तब पोजीशंस बनाएंगे तो पुट का भाव भी अच्छा होगा और थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड भी आपके लिए ठीक होगा। तो आज के जो हमारा इंडिकेशन है कि भाई ये पुल बैक था, तो अभी हम कल देखेंगे। कल एक वीकली एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ेंगे और महीने की जो एक्सपायरी उससे जस्ट पहले वाली ये एक्सपायरी होने वाली है। और अदानी पोर्ट्स, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, नेस्ले और अदानी इंटरप्राइजेस सब कमज़ोर थे। इन्होंने निफ्टी को खींचने में जो है पूरा नीचे खींचने में पूरा योगदान दिया। एडवांस डिक्लाइन रेशो आज दूसरे दिन एक अच्छी इंप्रूवमेंट के साथ काम करती हुई नजर आई, तो बुल्स के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया। एचडीएफसी लाइफ आज 3% की तेजी के बाद जो है काम करता हुआ नजर आया। मुझे लगता है कि अगर एचडीएफसी लाइफ 510-520 रुपये के आसपास के लेवल छूता है, वहाँ पर जाता है 510 और 520, तो मुझे लगता है कि इसमें एक मंदी की पोजीशंस बनाई जा सकती है। लेकिन मंदी की पोजीशंस हमें नहीं लगता कि फ्यूचर बेच के बनानी चाहिए। उस समय पर 550-560 रुपये की कॉल बेचकर मुझे लगता है कि मंदी बनाना सही रहेगा। देखिएगा, मैं ऑप्शंस बाइंग की सलाह नहीं देता हूँ, और जिन लोगों को ये पोजीशंस हेज करनी है तो उसको हेज करने का तरीका ये हो सकता है कि 550-560 के आसपास की जो कॉल है उसको बेच के 600 रुपये की कॉल खरीद के भी चल सकते हैं। तो आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। और मुझे लगता है कि इस तरीके के बिजनेस में भी चैलेंजेस हैं। लोग आपको बोलते रहेंगे भाई बहुत पेनिट्रेशन होनी है, मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, ये सब तेजी के सितारे थे आज। और कमजोरी आज बीपीसीएल में। और देखिएगा, 330 रुपये के बाद ब्रेकआउट करने के बाद क्रूड ऑयल के प्राइस टूटने के बाद अब फिर देखिएगा साइड लाइन में भारत पेट्रोलियम आता हुआ नजर आया। एनटीपीसी में कमजोरी थी, कोल इंडिया, तीनों पीएसयू शेयर्स कमजोर होते हुए नजर आए। अदानी पोर्ट, एक्सिस बैंक और जीएसटी स्टील भी मामूली कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। तो आज अगर हम कल के लिए बात करें तो कल क्या रहेगा लाइमलाइट में?
आज की तारीख है 22 तारीख यानी कि 22 मार्च, और 22 मार्च को आज रात के तकरीबन 11 बजे के बाद फेडरल रिजर्व की तरफ से अनाउंसमेंट आ सकती है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। देखिएगा, बाजारों के अंदर दो तरीके की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही हैं। कुछ लोगों का मानना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट शायद नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जो बैंक क्राइसिस देखने के लिए मिला यूएस के अंदर और यूरोप के अंदर, या क्रेडिट स्विस की बात करें या एसवीबी की बात करें, तो कुल मिलाकर बैकफुट पर रहेंगे। एक तबका ये मानता है। दूसरा तबका ये मानता है कि नहीं, जो है फेडरल रिजर्व जो है अपनी, जो उन्होंने अभी सेनेट के अंदर जो बात की थी, तो जो भी पार्लियामेंट वाली बातें हैं, जो जिस तरीके से फेडरल रिजर्व के जो चीफ है उन्होंने बात कही थी कि भाई हम इन्फ्लेशन को हर हाल में किल करेंगे, तो उस तरीके की जो प्रतिक्रिया आई थी उसको ध्यान रखते हुए लोगों का मानना है कि 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट का इजाफा जो है यूएस के जो है मॉनेटरी सिस्टम के अंदर होगा। और मेरा मानना थोड़ा सा और डिफरेंट है। देखिएगा, मेरी बिल्कुल काउंटर आ रहा है। अगर हम इस क्राइसिस को नहीं देखते तो आप 0.5 यानी कि 50 बेसिस पॉइंट का जो है इशारा हम समझते कि 50 बेसिस पॉइंट की जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में बढ़ोतरी होगी। मेरा अभी भी मानना यह है कि फेडरल रिजर्व शायद ये जो बैंक क्राइसिस है इसको टाइम बिंग नज़रअंदाज करे और अपना फोकस पूरा इन्फ्लेशन पर ही रखे। और मेरे को ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा सा एग्रेसिव या बोल्ड डिसीजन लेते हुए 50 बेसिस पॉइंट का भी इजाफा कर सकते हैं। इसकी देखिएगा, वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन अगर आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें तो जिस तरीके से कल हाउसिंग के डेटा जो आए हैं यूएस के, और फिर एक बार अगर इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में नहीं आ रही है तो आप उसको एक बार कंट्रोल कर लेंगे तो फिर क्या है, आप उसको मैनेज कर पाएंगे आराम से। फिर आप चाहे म्यूटेड परफॉर्मेंस रखें, तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियल फ्रंट पर शायद थोड़ा सा एग्रेसिव या बोल्ड डिसीजंस लेते हुए 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा हो सकता है। हालांकि देखिएगा, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर अगर हम मेजॉरिटी की बात करें तो आपको 0.25 जो है उस पर कंसेंसस है, और या हम कह सकते हैं कि आम सहमति बनी हुई है। और 90% से ज़्यादा एनालिसिस यही मानते हैं कि 0.25 होगा, 10% मानते हैं कि नहीं बढ़ेगा, और कुछ हमारे जैसे भी लोग हैं जो 0.00001% है जो ये मानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट जो है इजाफा हो सकता है। और उसके बाद अगर हम बात करें आज बैंक निफ्टी की, तो देखिएगा, बैंक निफ्टी ने आज शुरुआत अच्छी की, ओपन हुआ बढ़िया, 40,000 के ऊपर मोमेंटम दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाजार के अंदर ऊपरी लेवल से ही सेलिंग आई। और ये जो सेलिंग थी ये बाइंग मोमेंटम की कमी थी, यानी कि आज जब 40,000 पे लेवल आ चुका है तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने कल बाजार खींचा था फाइनेंशियल निफ्टी की वजह से, उनको आराम से माल दिया गया। और हालांकि फिर देखिएगा लास्ट में बाजार को फिर एडजस्ट करने के लिए क्योंकि 40,000 की कॉल और पुट दोनों में एक अच्छा रुझान रहे, और यहाँ पर अगर 40,000 में बाजार सेटल हो तो जो कॉल राइटर पुट राइटर्स हैं दोनों बड़े ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो इसके लिए देखिएगा, दोनों अच्छी साइड से जो है जोर आजमाइश चलती रही, और इसको देख के ऐसा लगता था कि भाई मान लीजिएगा कि इनको तो 40,000 पे ही एक्सपायरी करनी है, लेकिन मुझे लगता है कि कल जोर आजमाइश होगी। और ऊपरी लेवल पर अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग अच्छी है, नीचे पुट राइटिंग भी अब ठीक हो गई है काफ़ी हद तक। तो अगर ऑप्शन चेन के डेटा देखें तो ऐसा लगता है कि भाई 40,000 पे ही होनी चाहिए, लेकिन कल जब दिन में ऑप्शन चेन के डेटा बदलेंगे तो वहाँ पर परिस्थितियाँ बदलती हुई नजर आएंगी, और ज़्यादा आउटकम जो आपको मिलेगा वो फेडरल रिजर्व के से, और जो यूएस के मार्केट जिस तरीके की डायरेक्शन देंगे वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जिस तरीके से बाजार को नीचे से बैंक निफ्टी में खींचा गया है पिछले 5 दिनों में, क्योंकि निफ्टी की जो भी स्ट्रेंथ है वो सारी की सारी फाइनेंशियल्स और बैंक निफ्टी स्टॉक्स से के दम पर ही है। और यहाँ पर अब ये उस रेंज के अंदर आ रहे हैं जहाँ पर कि बाजार 40,200 40,300 के आसपास काफ़ी अच्छा मतलब बढ़िया वाला रेजिस्टेंस फेस करेंगे। तो उन सब को देखते हुए, उन सब हालात को देखते हुए हमें ये लगता है कि बाजार कल सेल ऑन राइज रहेगा। बाजार सुबह खुलेगा अच्छा और बढ़िया चले, 100 200 300 पॉइंट चले,
फिर वहाँ पर बेचने के मौके बनते हुए हमें नज़र आने चाहिए। लेकिन अगर फेडरल रिजर्व या कुछ आउटकम कुछ मान लीजिएगा 50 बेसिस पॉइंट ही आ गया तो फिर सारा मामला आपको बदलता हुआ नजर आएगा। उस केस में बाजार फ्लैट या नेगेटिव ओपन कर सकते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में ध्यान रखिएगा, हम कोई बहुत बड़ा मूव इसलिए उम्मीद नहीं कर सकते। अगर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ गया तो फिर 39,500 के आसपास जो मैंने कल बोला था उसके आसपास एक्सपायरी होनी चाहिए। आज के ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से 40,000 के आसपास की एक्सपायरी बनती है। लेकिन ध्यान रखिएगा फेडरल रिजर्व के ऊपर दारोमदार थोड़ा सा ज़्यादा है। और ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक अच्छी आज तेजी में थे। और देखिएगा मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, देखिएगा हालांकि 35,000 करोड़ की मार्केट कैप है आज की डेट में बंधन बैंक की, छोटा बैंक तो है नहीं, साइज़ में बहुत पेन में भी रहा। बट मुझे लगता है कि जो लोग थोड़ा सा दूर की सोचते हैं, मतलब 2 से 3 साल का अगर किसी का व्यू है, तो मुझे लगता है कि बंधन बैंक अब जो बेस फॉर्मेशन करके तैयार होगा अपने आप को, और जो इम्प्रूवमेंट्स बैंकिंग सिस्टम में शायद बंधन बैंक अपनी बैलेंस शीट वाइज जो है कर रहा है या जो एक्सपेंड कर रहा है, मुझे लगता है कि अगले 1 या 2 साल के अंदर बंधन बैंक अच्छा कर सकता है यहाँ पे। और जितना भी बुरा समय था शायद वो अब पीछे चला गया है। और अब जब अगली बार बैंक निफ्टी में जब भी रैली होगी, अभी तो हमें लगता है कि एक बार बेस बनाएगा बाजार, शायद थोड़े से अभी इसी तरीके से रहेंगे लैकलस्टर। तो उस केस के अंदर अगर हमें देखें तो बंधन बैंक 200 रुपये के भाव में, हालांकि 200 के आसपास ही है, एक अच्छा जो है बेस बनाकर एक अच्छी रैली करने का दम दे सकता है। बट इसमें जो व्यू है वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। और देखिएगा फाइनेंशियल्स के रिस्क जो है रहते ही हैं। मेरी बंधन बैंक में कोई पोजीशंस नहीं है और ना ही लेने का मन है। डिस्क्लोजर भी बता दूं मैं आपको, क्योंकि हम देखिएगा बैंकों में एक तरीके से हम रोज़ ट्रेड करते ही हैं। अगर हम पुट बेचते हैं तो अल्टीमेटली हम तेज़ी कर लेते हैं, कॉल बेचते हैं तो अल्टीमेटली हम मंदी कर लेते हैं। तो जब हम सारी चीज़ें कर ही लेते हैं इसके अंदर, हमेशा हमारी पोजीशंस रहती है इसमें। मान लीजिएगा हमने बैंक के शेयर्स भी ले लिए और पुट भी बेच दिए तो हमारी तो डबल पोजीशन हो जाएगी। तो इसलिए देखिएगा मैं बैंकिंग स्टॉक्स में पहले मेरे पोर्टफोलियो में रहते थे, लेकिन अब मैं थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स क्योंकि जब से हम एक्टिवली बैंकों में ट्रेड कर रहे हैं और बैंक निफ्टी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो पर्सनल लेवल के ऊपर मैं बैंकिंग स्टॉक बहुत ही कम मात्रा में अपने पोर्टफोलियो में रखता हूं। और वो भी जनरली हम ये सोच के रखते हैं कि भाई कभी जैसे मान लीजिएगा हमने पुट बेच रखी है और या कभी कॉल बेच रखी है, तो उसके सामने या तो कैश की या उस पोजीशंस को एडजस्ट करें। तो बेसिकली मैं आपको एज ए डिस्क्लोजर बता दूं, मेरा कोई इरादा बंधन बैंक खरीदने का नहीं है। बट हालांकि अगर थोड़ा सा अगर आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लें तो ये अच्छा कर सकता है। और ऐसे कुछ हिस्टोरिकली हमने देखे भी, अभी जैसे पीछे हमने 2-3 साल पहले देखा था उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपने देखा कि कोविड के बाद काफ़ी ख़राब हुआ, उसके बाद रिस्ट्रक्चरिंग हुई, थोड़ा ठीक हो गया। इसी तरीके से इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी हमने एक इम्प्रूवमेंट देखी। उसके बाद अब हम अगर बात करें तो RBL बैंक में बहुत नीचे से एक रिकवरी आई, हालांकि RBL बैंक फिर दोबारा से नीचे आ गया। उसी तरीके के संकेत जो हैं ये मजोले जो बैंक हैं ये रिकवरी कर सकते हैं जब बैलेंस शीट साफ होती है तो। बट ये कोई सस्टेनेबल बेसिस पर छोटे बैंक नहीं कर पाते, छोटे बैंकों को चैलेंजेस रहते हैं। बट ये साइजेबल बैंक है और इनका 30,000-35,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। लेकिन फिर भी कोई भी निवेश करे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद ही करें। और दृष्टिकोण मेरा क्लियर है जो मैंने आपके साथ बात की। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। और बंधन बैंक आज जो है 4% की तेजी भी करता हुआ नजर आया। और बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक में भी अच्छी तेजी थी। कैश के अंदर अगर हम बात करें तो आज FIIs बाय करते हुए नजर आए, DIs बाय करते हुए नजर आए। भैया कभी कभी कॉल बेचनी होती है ना तो माल नहीं बेचते, क्योंकि कॉल बेचोगे तो इसका मतलब बाजार ऊपर चाहिए ना, अगले दिन शेयर बेचेंगे, कॉल में प्रॉफिट आएगा। तो मुझे लगता है कि आज FII शेयर्स बेचने के मूड में नहीं थे, वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा बाजार ऊपर आ जाए। और आज काफ़ी बड़ी मात्रा में ऑप्शंस में सेलिंग भी है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ कॉल्स या तो जो उनके पास पुरानी थी वो सेल करिए, या नई कॉल्स की मात्रा भी इसके अंदर काफ़ी अच्छी हो सकती है। क्योंकि बाज़ार का मोमेंटम ख़राब था, पहली बात, क्योंकि बाज़ार ऊपर लेवल पे सस्टेन नहीं किया। दूसरी बात ये है कि ऐसे बड़े इवेंट के बाद भी, क्योंकि FIs कोई बड़ा इवेंट लगता ही नहीं है यार, शो रहना है या 25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा, ज़्यादा क्या होगा, 50 हो जाएगा, ठीक है, या नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो है FIs को ज़्यादा मैटर नहीं करती। मैं आपको बताऊं क्यों नहीं करती, ये इवेंट ज़्यादा बड़ा क्यों नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ। देखिएगा जब आप बढ़ने के क्रम पे, कम बढ़े ज़्यादा बढ़े,
ये अंडरस्टूड है, ये सबको पता है। लेकिन जब अगर बढ़ने से घटने का दौर शुरू हो जाए, ये इवेंट होता है। यानी कि जब ट्रेंड बदलता है ना, तब इवेंट प्ले होता है। ये ध्यान रखिएगा, आगे भी आपके काम आएगी। अगर एक बढ़ने के ट्रेंड में से घटने का ट्रेंड शुरू हो जाए, या घटने के ट्रेंड से बढ़ने का ट्रेंड शुरू हो जाए, तब इवेंट होता है, तब बड़े मूव्स आते हैं बाजारों में। तो मुझे लगता है कि एफआईआई शायद इस तरीके से सोच रहे। जब ऑप्शंस में देखिएगा 4 दिन से जो उन्होंने ऑप्शन में सेलिंग की है, तो ये इंडिकेट क्या हो रही है कि जैसे बाजार ऊपर की तरफ आ रहा है तो कॉल में सेलिंग है। कुछ उन्होंने पुट भी बेची होंगी शुरू के दिनों में, तो जब बाजार ऊपर आएगा तो पुट के प्रीमियम खत्म हो गए। तो ये खरीदारी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ खरीदारी की थी जब बाजार ओवरसोल्ड था, उसके बाद 4 दिन बाजार चला, तो क्या खरीदी होगी नीचे। जब बाजार ओवरसोल्ड था तो कुछ कॉल्स खरीदी होंगी, अपनी पोजीशंस भी हेज की होंगी कि भाई अगर कोई दूसरा प्लेयर ऊपर की तरफ बाजार ले आए, बाजार दूसरे प्लेयर्स ऊपर भी ले आए। तो उन सब के इंडिकेशन से एक ही बात समझ में आ रही है, और वो यही समझ में आ रही है कि ऊपरी लेवल पर जो है प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं, यानी कि सेल ऑन राइज की मार्केट हम कल एंटिसिपेट कर रहे हैं। उसका स्टॉक फ्यूचर्स की हम बात ही कर ली है। स्टॉक फ्यूचर्स अपने कवर करके बैठे हैं अब ये कि भाई कहीं फंसा ना दें हमारे को, जो है DIs या HNI। इसकी तरफ पुट कॉल रेशियो भी देखिएगा लास्ट में बढ़ गई है। तो निफ्टी जो है बैंक के अंदर, सॉरी निफ्टी के अंदर पुट राइटर थोड़ा सा एग्रेसिव, क्योंकि एक्सपायरी वाला दिन होता है लास्ट दिन, तो पुट बेचना थोड़ा सा ये रहता है कि भाई पुट बेच देंगे, सुबह खुलेगा तो टाइम वैल्यू हम मिल जाएगी। तो पुट राइटर पुट कॉल रेशियो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बाजार तेजी में ही बंद हुए हैं। और बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो ठीक है, लेकिन पुट कॉल रेशियो जो दिन में नीचे थी वहाँ से थोड़ा सा कंफर्टेबली ऊपर की तरफ आई है। और लास्ट में देखिएगा इसमें स्पेकुलेटिव मूव काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और ऐसे केसेस में बड़े प्लेयर बहुत बार बुरा फंसाते हैं। बुरा कैसे फंसाते हैं कि वो गैप डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, लेकिन आज एफआईआईज भी नेट सेलर है, तो उन्होंने भी दोनों साइड कॉल भी बेची होंगी, पुट भी बेची होंगी। तो इसलिए मैं बहुत बड़ा मूव एंटिसिपेट नहीं कर रहा, बट मैं ये मानता हूँ कि जो भी राइज करेगा उसको सेल करने के लिए बाजार जो है आएगा। और सीधी सी बात ये कि यहाँ पर काफ़ी लोग फंसे हुए हैं 40,200 40,300 पे। तो जो 15-20 दिन पहले फंसे थे वो लोग अपनी पोजीशन हल्की करेंगे, इस बात की भी काफ़ी अच्छी संभावना हमें लगती है। इसलिए हमें सेल ऑन राइज लग रहा है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्लैट है, ब्रेंट क्रूड 75 पे आ गया है। ऑप्शन चेन के अंदर अगर हम बात करें तो 17,000 एक लेवल है जहां पर कॉल राइटिंग है 1,61,000, सॉरी पुट राइटिंग, लेकिन यहाँ भी अनवाइंडिंग हुई है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात होती है कि यार बाजार ऊपर बंद हुआ फिर क्यों अनवाइंड कर रहे हो यहाँ पे, लेकिन अनवाइंडिंग हुई है। और जब बाजार में तेजी रहती है तो कॉल की अनवाइंडिंग तो हमें समझ में आती है। कॉल में काफ़ी अच्छी अनवाइंडिंग हुई, और कॉल राइटर जो 17,100 पे काफ़ी मजबूती से खड़े हुए थे, और हम कह भी रहे थे कि 17,200 300 तक है। तो 17,300 पे देखेंगे तो अच्छी कॉल राइटिंग है, 165 147। तो 200 और 300 के बीच में बाजार जा सकता है, लेकिन 300 को पार करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। उसके बाद 17,400 पर भी। तो 17,400 देखिएगा, मुझे लगता है कि जो नैरो रेंज है वो 17,000 से लेके 17,300 के बीच में। थोड़ा सा अगर ब्रॉड आप जाने की कोशिश करेंगे तो 17,400 ऊपर के तक बहुत बढ़िया वाला। वैसे तो मुझे 300 ही लग रहा है, 300 200-300 के आसपास जाएगा, अच्छी सेलिंग आएगी, लेकिन उसको भी ऑब्जर्व कर जाएगा, ज़्यादा 17,400 ले जाएंगे। नीचे की तरफ देखें तो 17,000 टूट सकता है, इसकी संभावना बन रही है, क्योंकि यहाँ पे भी अनवाइंड हुई है पोजीशन। और 1,61,000 कॉन्टैक्ट्स हैं, जबकि एक एब्सोल्यूट नंबर के ऊपर ये काफ़ी कम मानता हूँ मैं, क्योंकि एक एब्सोल्यूट नंबर के ऊपर कम से कम 2-2.5 लाख कॉन्टैक्ट्स अगर यहाँ पे ओपन टेस्ट होते हैं तो हम ये मानते हैं कि 17,000 रहेगा। तो अगर हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि एक चांस है कि कल दोपहर के बाद हो सकता है कि 17,000 भी टूट जाए, और 16,900 तक के भी दायरे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है। बट बेस्ट रेंज मुझे लगता है 17,000 से 17,300 है। 17,200 से 300 एक सेलिंग रेंज है, जहाँ पर बाजार बिकता हुआ नजर आएगा, जो कि 17,050 17,000 के आसपास बाजार खरीदता हुआ नजर आएगा। 17,000 अगर टूट गया तो स्टॉप लॉस 16,950 सॉरी 16,990 के आसपास लगेंगे। उस केस में बाजार 16,900 तक भी आ सकता है। एंड निफ्टी बैंक के अंदर आज देखिएगा कॉल राइटर बैकफुट पे थे और ज़्यादातर अनवाइंडिंग हो गई, और पुट राइटर थोड़ा सा स्ट्रॉन्गली जो है 39,600 700 यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे। तो कुल मिला के 40,000 के ऊपर बात करें तो आज बाजार ऊपर की तरफ आया। 58,000 कॉन्टैक्ट पुट साइड में लिखे गए, कॉल साइड में 37। तो कॉल राइटर थोड़ा सा डरे तो हुए थे, तो कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लिया। तो कॉल राइटर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गए। एब्सोल्यूट नंबर 40,000 के आसपास अच्छी संभावना है, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि 40,200 40,300 के आसपास बाजार जाए। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग
हमें बाजार में देखने के लिए मिलेगी और उसके बाद शायद बाजार 39,800 या 39,600 के आसपास भी आ सकते हैं। बट चांसेस हैं कि 39,500 के ऊपर बाजार सस्टेन करेंगे। लास्ट का हीरो जीरो कॉल में कुछ भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबली 39,600 39,800 के बीच में एक अच्छी खासी सपोर्ट हमें मिलनी चाहिए। और एब्सोल्यूट नंबर में भी बात करें, अगर कल के ट्रेड को भी देखें तो 39,800 पे बहुत अच्छा काम कल हुआ था, तो मैं मानता हूँ कि 39,800 पे एक अच्छी सपोर्ट मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर ब्रीच हो जाता है तो 39,600 तक बाजार जा सकते हैं। उसके नीचे मुझे संभावना कम लग रही है और ऑप्शन चेन के डेटा भी यही कह रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सेल ऑन राइज हमें लग रहा है कल कि एक राइज हो और उसके बाद, लेकिन अगर फेडरल रिजर्व ने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ाया तो फिर हो सकता है कि थोड़ा सा मोमेंटम प्ले हो जाए, लेकिन वो मोमेंटम कल के लिए जो है प्ले करेगा। अभी भी हमारा जो आइडिया है वो यही है कि जो न्यूज़ के हिसाब से जो है बाजार कल काफ़ी इम्पैक्ट कर सकता है। आज की डेट में जो पोजीशन है उसके हिसाब से मैंने आपके साथ चर्चा की। आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।